तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर में शुरू करने जा रहे हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। इस वीडियो में हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे उसको कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम से। तो जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एन एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। इसका मतलब कि एल्गोरिथम जो है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसको यूज करके आप किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर आपको एक प्रोग्राम बनाना है जहां पे आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं किसी भी लैंग्वेज में। आप जब स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली हम करते हैं c इज इक्वल्स टू a प्लस b, तो इस तरह से हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं। पर उसका एल्गोरिथम, उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होगा, उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ये कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज नॉट लैंग्वेज स्पेसिफिक। एल्गोरिथम चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे आपकी पाइथन है, सी है, C++ है, एल्गोरिथम हमेशा सेम ही रहता है। इसमें आप कोई भी सिंबल या लैंग्वेज जो आपको अच्छा लगता है वो यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो बुक्स में दिया हुआ है आपको वही यूज़ करना है। आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में भी एक एल्गोरिथम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, तो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए मैं अपनी लैंग्वेज में एक एल्गोरिथम लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम दो नंबर्स को ऐड करने के लिए तीन वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे कि A, B एंड C। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टेक 3 वेरिएबल्स A, B एंड C। एल्गोरिथम की सबसे बढ़िया बात यह है कि आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी बुकिश लैंग्वेज होगी उसमें लिखना आपको ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स ले लिए। उसके बाद मैं a की वैल्यू को एंटर करता हूं, तो मैं यहां पे लिखता हूं एंटर वैल्यू ऑफ a। थर्ड पॉइंट में लिख रहा हूं एंटर वैल्यू ऑफ b। तो मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए, जहां पे a में भी मैंने एक वैल्यू एंटर कर दी और b में भी एक वैल्यू एंटर कर दी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ c इज इक्वल्स टू a प्लस b, कि जो भी वैल्यू मैंने a में डाली है और जो भी वैल्यू मैंने b में डाली है उसको प्लस करके उस वैल्यू को मैं डाल रहा हूँ c के अंदर। अब c में a और b की वैल्यू जो ऐड की हमने वो है, और मुझे क्या करना है, प्रिंट या फिर डिस्प्ले, जो आपको अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, डिस्प्ले वैल्यू ऑफ C। तो इसको मैं कहूंगा कि ये एक एल्गोरिथम है जो बता रही है हमें कि दो नंबर्स को कैसे ऐड कर रहे हैं और उसे हम कैसे तीसरी वेरिएबल के अंदर एंटर कर रहे हैं और उस वेरिएबल को डिस्प्ले या प्रिंट कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह से हम एल्गोरिथम को लिखते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। अब एल्गोरिथम जो है उसको एनालाइज करने के लिए कि वो कितने एफिशिएंट हैं, उसके लिए हम उसका टाइम, कि कितना टाइम उस एल्गोरिथम को चलने के लिए लगता है, और साइज, कि उस एल्गोरिथम को चलने के लिए कितने रिसोर्सेज या फिर कितना मेमोरी का साइज चाहिए, हम वो देखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, कि कोई एल्गोरिथम कितनी कॉम्प्लेक्स होगी। कॉम्प्लेक्स करने के लिए, जैसे भी हमने एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स की बात करी, तो कॉम्प्लेक्सिटीज को फाइंड करने के लिए दो तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। एक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरी है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम से रिलेटेड है, जो ये देखती है कि कितना टाइम एक एल्गोरिथम को चलने के लिए लगता है। ये अलग अलग हो सकता है कि कम से कम कितना टाइम लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग रहा है, और एवरेज केसेस में अगर हम मल्टीपल एग्जीक्यूशंस करते हैं तो एवरेज केसेस में कितना टाइम लगता है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये मेमोरी से रिलेटेड है कि कितनी मेमोरी जो है वो एल्गोरिथम कंज्यूम करता है। पर हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे फोकस करेंगे। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग अ फॉर्मूला फॉर टोटल टाइम रिक्वायर्ड टुवर्ड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम को चलने के लिए जितना टाइम चाहिए हो, उसको फाइंड करने के लिए जो हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं या निकालते हैं, उसे हम बोलेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। और नेक्स्ट जो है वो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। उसी तरह से
Space complexity is defined as the process of determining a formula for prediction of how much memory space is required. एक फॉर्मूला हमें वो डिटरमिन करना है कि किसी एल्गोरिदम को चलने के लिए कितना स्पेस चाहिए, तो उसे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम बोलेंगे। नेक्स्ट है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करते हैं। अब एसिम्प्टोटिक नोटेशंस नॉर्मली 3 तरह की होती हैं, वैसे और टाइप्स की भी होती हैं, पर यहाँ पे हम 3 के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यही आपके सिलेबस में या फिर नॉर्मली आपसे पूछी जाती है। तो हम 3 कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये बिग ओमेगा बिग थीटा है, वैसे ही स्मॉल भी होता है, पर नॉर्मली जो यूज़ होती है सबसे ज़्यादा वो यही होती हैं, और इसमें से भी सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली है वो है बिग ओ नोटेशन। ये जो बिग ओमेगा और बिग थीटा है, इसको हम एक एक करके वीडियोज़ में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में। पर अभी के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूं। बिग ओ का मतलब होता है अपर बाउंड। अपर बाउंड से आप ये समझिए कि किसी एल्गोरिदम को चलने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा, इसलिए हम इसे अपर बाउंड कहते हैं। जब हम ओमेगा की बात करते हैं, बिग ओमेगा, तो हम इसमें लोअर बाउंड देखते हैं कि किसी एल्गोरिदम को चलने के लिए कम से कम कितना टाइम चाहिए। और लास्ट है बिग थीटा। तो इसमें हम ये देखते हैं कि कोई एल्गोरिदम एवरेज कितना टाइम लेती है, तो इसे हम एवरेज बाउंड बोलते हैं। तो याद रखिएगा, बिग ओ मतलब अपर बाउंड की बात कर रहे हैं हम, बिग ओमेगा मतलब लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं, और बिग थीटा हम एवरेज बाउंड की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक करके बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा विद एग्जांपल्स जो हैं वो करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। Thank you.